अमीर गोरी गरीब काली बहू का गर्मी में पहला बच्चा। आ जाओ, तुम्हारा घर के अंदर स्वागत है। मेरी नई नवेली बहुएं कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही हैं। तुम दोनों ने ये घूंघट क्यों किया है? चलो हटा दो, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। शुक्रिया माँ जी, सही कहा, गर्मी बहुत हो रही है और इस लंबे से घूंघट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ जेठानी जी, आपने सही कहा। काजल का घूंघट जैसे ही हटता है, उसका काला रंग देखकर देवयानी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या? क्या तुम ही काजल हो? हाँ माँ जी, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? माँ जी, ये तो होना ही था। रिश्ता करते समय आपने सिर्फ मुझे ही जो देखा था, अगर इसे देख लिया होता तो उसी वक्त इसके रिश्ते के लिए मना कर देती। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम इतनी काली हो कि किसी को भी पसंद नहीं आ सकती। अरे देवयानी, क्या देखा है तूने छोटी बहू में? हे भगवान, कितनी काली है, बिल्कुल कोयले की तरह। ये ज्यादा धूप की वजह से जल गई है क्या? चलो तुम भी अपने कमरे में चली जाओ, पता नहीं था कि ऐसी भूल हो जाएगी मुझसे। ये सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। उसे नहीं पता था कि उसकी सास को उसका काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब घर में सास गोरी बहू को ज्यादा पूछती है और काली बहू को कम। बहू, तुझे कुछ खाना है तो बता दे, मैं बाजार जा रही हूँ, तेरे लिए ले आऊंगी। माँ जी, मेरे लिए तो आइसक्रीम ले आना और ध्यान रखना कि पिघलनी नहीं चाहिए। ठीक है बहू, ले आऊंगी। माँ जी, मेरे लिए भी आइसक्रीम ले आना। क्यों, घर में खाने की कमी हो रही है क्या, जो तुझे बाहर से भी कुछ खाने के लिए चाहिए? दिव्यानी इतना कहने के बाद घर से चली जाती है। बेचारी काजल को बहुत बुरा लगता है। आखिर मेरी सास मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आता, जबकि हम दोनों ही इस घर की बहू हैं। काजल बहुत दुखी हो चुकी थी। इस तरह घर में सभी उसे छोड़कर सबसे ज्यादा प्यार आयशा को ही किया करते थे। आज के फंक्शन में मुझे ये कपड़े नहीं पहनने। माँ जी, मेरे लिए कोई नई साड़ी नहीं है क्या? अरे बहू, तुम्हें नई साड़ी पहननी है? चलो मैं तुम्हें बाजार लेकर चलती हूँ, अपने लिए नई साड़ी खरीद लेना। माँ, आज की रात के फंक्शन के लिए मेरे पास भी कोई कपड़े नहीं है, मैं भी आपके साथ बाजार चलूं क्या? इतने फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास, जो रखा है तेरे पास उसी में से पहन लेना। और वैसे भी तुम्हारा रंग इतना काला है कि तुम कुछ भी पहन लो अच्छी नहीं दिखने वाली। इतना कहकर देवयानी आयशा के साथ बाजार चली जाती है और उसकी पसंद की महंगी साड़ी उसे दिलाकर घर आ जाती है। ऐसे ही शादी के कुछ महीने बीत जाते हैं और ये फर्क चलता रहता है। अब काजल को इस फर्क की आदत पड़ जाती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन अचानक से दोनों बहुओं की तबीयत खराब हो जाती है। तुषार जी, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे सुबह से उल्टी आ रही है। अरे बहू, तुझे उल्टी आ रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ जी, सुबह से उल्टी तो मुझे भी आ रही है। चलो मैं इन दोनों को ही अस्पताल लेकर चला जाता हूँ, दोनों का एक साथ चेकअप करवा दूंगा। अरे तू क्या डॉक्टर से चेकअप करवाएगी? मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ, मेरी ये फूल जैसी बहू माँ बनने वाली है, इस घर में खुशी आने वाली है। ऐसे अंदाजा लगाना ठीक नहीं होता माँ, मैं इन दोनों का चेकअप करवा कर लाता हूँ। कार्तिक इतना कहकर अपनी भाभी और अपनी पत्नी काजल को अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उन दोनों की प्रेगनेंसी के बारे में बताते हैं। आप दोनों ही गर्भवती हो, मुबारक हो, आप दोनों माँ बनने वाली हो। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और कार्तिक भी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, चलो कार में बैठो, मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आता हूँ। ये खुशखबरी सूखी सूखी नहीं देनी किसी को भी। कार्तिक एक मिठाई का डिब्बा लेकर काजल और आयशा को घर वापस ले आता है और अपनी माँ को मिठाई खिलाते हुए कहता है, माँ मुंह मीठा करो, आप दादी माँ बनने वाली हो, वो भी एक नहीं 2 बच्चों की दादी बनने वाली हो। ये सुनकर देवयानी बहुत खुश होती है और अपनी बड़ी बहू जो बहुत गोरी थी, वो उसे ही मिठाई खिलाकर मुबारकबाद देती है। फूलो फलो हमेशा खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। देवयानी को सिर्फ अपनी गोरी बहू की गर्भवती होने की ही खुशी थी, उसे काली बहू से जरा फर्क ही नहीं पड़ता था। अब ये पता चलने के बाद देवयानी दिन रात अपनी गोरी बहू के आगे पीछे घूमती रहती है और उसकी देखरेख करती है। ये ले बहू, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, उसे पी ले, इसमें केसर मिला है। माँ जी, जरा यहाँ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात दरअसल ये है कि मैंने मेरी देवरानी को आज पड़ोस की औरतों से बात करते हुए सुना था। वो बंटवारे की बात कर रही थी। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं वो हमसे सब कुछ छीन ना ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? उसकी इतनी हिम्मत, उसको क्या लगता है कि उसे बंटवारे में सब कुछ मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ तुझे ही दूंगी, ये मेरा वादा है। और अगर उसे गलतफहमी हो रही है तो उसकी गलतफहमी दूर करती हूँ मैं। देवयानी ऐसा कहने के बाद कल ही घर का बंटवारा करवा देती है। बंटवारे के बाद घर के एक हिस्से में काजल रहती है और दूसरे हिस्से में आयशा अपनी सास के साथ रह रही होती है।
ये मेरा पहला बच्चा होगा, मैं इसकी खुशी के लिए वो सब करूंगी जो इसे पसंद आएगा। अपने घर के आंगन में स्विमिंग पूल बनवाऊंगी, कमरे में मुझे एसी भी चाहिए। बस इतनी सी बात बहू, कल ही मैं घर के बाहर एक स्विमिंग पूल और तेरे कमरे में एसी लगवा देती हूँ। तुझे और इस घर में आने वाले पहले बच्चे को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दूंगी मैं। इस तरह देवयानी अगले ही दिन अपनी बड़ी बहू के कमरे में एसी लगवा देती है और कुछ दिनों में घर के आंगन में एक स्विमिंग पूल भी बनवा देती है। तो वहीं बेचारी काजल के हिस्से में एक सही सा पंखा भी नहीं आया। एक तो गर्मी से हालत खराब है, ऊपर से ये पंखा भी ठीक से नहीं चलता। पहले बच्चे में तो मेरी बहुत खराब हालत होती जा रही है। काजल की हालत किसी को दिखाई ही नहीं देती। देवयानी तो हमेशा अपनी बड़ी बहू के चक्कर में ही लगी रहती है, लेकिन अब आयशा के अंदर धीरे धीरे बहुत ज्यादा घमंड आने लगता है और वो अपने सारे के सारे काम अपनी सास से ही करवाने लगती है। माँ, मुझे 5 महीने हो गए हैं, गर्भवती हूँ, क्या आप मेरे कपड़े नहीं धो सकती? आपको पता है ना गर्भवती होना कितना मुश्किल है। ऊपर से मैं इस घर को एक वारिस देने वाली हूँ जो मेरी तरह गोरा होगा, काजल की तरह काला नहीं। चिंता मत कर बहू, मैं तेरे सारे कपड़े धो दूंगी। इस तरह देवयानी सारे कपड़े धो देती है। एक दिन उसे गर्मी से काम करते हुए बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिसके चलते वो आयशा के कमरे में जाकर सो जाती है। आहा, एसी में सोने का तो मजा ही अलग है। तभी आयशा उसे देख लेती है और अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। माँ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में सोने की? लगता है कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़कर बैठ रही हो। आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी, चली जाओ यहाँ से। बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? इस उम्र में भला मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है तुम्हें जाओ। पहले तो देवरानी मेरे सर पर तांडव करने बैठी हुई थी और अब मेरी चीजों पर हक जमाने के लिए आप बैठ गई हो। अब मुझे कोई नहीं चाहिए, इसलिए चले जाओ यहाँ से। देवयानी रोते हुए घर के बाहर धूप में खड़ी रह जाती है और आयशा अपने कमरे में एसी में आकर बैठ जाती है। उसकी ये हालत देखकर काजल उसके पास जाती है और कहती है, जेठानी जी ने आपको निकाल दिया तो क्या हुआ? आप मेरी सास हो और ये घर आपका ही है। आप मेरे साथ मेरे हिस्से में रहोगी। इस तरह काजल अपनी सास को अपने साथ ही रखती है और गर्भवती होने के बाद भी उसकी देखरेख भी करती है। ये सब देखकर देवयानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काजल से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो काजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने गोरी बहू के चक्कर में आकर घर का बंटवारा कर दिया और इसी के चलते उसने मुझे घर से ही निकाल दिया। जो सपने मैंने गोरी बहू के बच्चे के लिए देखे थे, अब वो सपने मैं तुम्हारे बच्चे के साथ पूरा करूंगी। कुछ महीने बीतने के बाद गोरी और काली बहू को एक साथ लेबर पेन शुरू होता है और वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। काली बहू को स्वस्थ और सुंदर बच्चा होता है, तो वहीं गोरी बहू को काला और बहुत कमजोर बच्चा पैदा होता है, जिसे अंडर ऑब्जर्वेशन मशीन में रखा जाता है। उसकी हालत देखकर आयशा को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा बच्चा, इसकी तो हालत बहुत बुरी हो रखी है। कर्मों का फल मिल गया ना जेठानी जी। अगर आपने किसी के साथ बुरा न किया होता तो आपके साथ भी बुरा न होता। आपके कर्मों की सजा ये बच्चा भुगत रहा है। ये सुनते ही आयशा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास और देवरानी से माफी मांगती है। मैंने आप दोनों के साथ ही बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे आपको घर से नहीं निकालना चाहिए था और न ही बंटवारा करके देवरानी को अलग करना चाहिए था। आयशा को अपनी गलती पर पछतावा करते हुए देख काली बहू और सास दोनों उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती हैं। 1 महीने बाद उसका बच्चा वापस घर आ जाता है। इसके बाद अब घर से बंटवारा खत्म हो जाता है और काली गोरी दोनों बहू के बच्चों की देखरेख में देवयानी जरा भी फर्क नहीं करती। उनके साथ वो खुशी खुशी रहने लगती है।